हेलो गाइस, मेरा नाम है शुभम जैन। मैं यहाँ पर आज डिस्कस करने वाला हूँ कि आप डायरेक्ट लिस्टिंग किस प्रकार से कर सकते हो, उसके क्या क्या क्राइटेरियाज है, किन कंपनीज को वो एप्लीकेबल है और कैसे आप वो सारे प्रोसीजर फॉलो करके यहाँ पर डायरेक्ट लिस्टिंग के थ्रू एनएससी पर आप लिस्टिंग कर सकते हो। तो सबसे पहले डायरेक्ट लिस्टिंग का मतलब है कि आपका शेयर जो है वो ऑलरेडी किसी न किसी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है। उसको अब आपको लेके आना है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे। तो वहां पर आने के लिए आपका एक क्राइटेरिया सेट किया हुआ है या फिर एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट किया हुआ है जो आपको फॉलो करके अगर उसमें आप एप्लीकेबल हो तो ही आप नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे अगर आपका पेड अप शेयर कैपिटल जो कि मेरा फर्स्ट क्राइटेरिया, तो मेरा फर्स्ट क्राइटेरिया ये है कि मेरा पेड अप शेयर कैपिटल जो है वो 10 करोड़ रुपए से ज्यादा होना चाहिए। पेड अप शेयर कैपिटल इज नथिंग बट अ सब्सक्राइब शेयर कैपिटल या फिर इक्विटी शेयर कैपिटल, जैसे भी आपको उसका नाम देना है वैसे आप दे सकते हो। तो 10 करोड़ के ऊपर अगर वो आपका शेयर कैपिटल है जो एमसीए के पोर्टल पे आपका 10 करोड़ से ज्यादा अगर दिखता है तो आप पहले पॉइंट में एलिजिबल हो जाओगे। ये सबसे पहला क्राइटेरिया है इस कंडीशन का। फिर सेकंड क्राइटेरिया में ये लोग बोलते हैं कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और इबिडा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या फिर इबिडा जो है वो आपका दो में से एक क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना है। तो पहला क्राइटेरिया आपका है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब क्या होता है आपका, आपकी टोटल सेल्स जो आपका मेन कोर बिजनेस है वहां से आपका टोटल सेल कितना आता है वो आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो जाएगा। और अगर आपका इबिडा 3 साल का पॉजिटिव है तो यहाँ पर जो आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या फिर इबिडा जो है वो ओवरऑल कंसोलिडेशन बेसिस पे देखना है। अगर आपकी 4 सब्सिडीज है तो वो सारों का डेटा जब आप स्टॉक एक्सचेंज पे अपलोड करते हो बीएससी पे तो आपको पिछले 3 साल का देखना है कि इबिडा पॉजिटिव होना चाहिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 1000 करोड़ के ऊपर होना चाहिए। तो पॉजिटिव इबिडा, इबिडा का मतलब अगर आप यहाँ तक आए हो सुनने के लिए तो आपको इबिडा का मतलब पता होगा जो कि है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। ठीक है, इसके बाद तीसरा क्राइटेरिया आपका क्या लगता है, नेटवर्थ या फिर मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो नेटवर्थ आपकी क्या होती है कंपनी की, आपकी कंपनी की वैल्यू इन बैलेंस शीट। तो नेटवर्थ आपका क्या बनेगा, आपका शेयर कैपिटल बैलेंस शीट आइटम में और प्लस रिजर्व एंड सरप्लस आप अगर करते हो तो वो आपका बन जाएगा नेटवर्थ। या फिर आपको क्या करना है, टोटल असेट में से लाइबिलिटीज माइनस करनी है तो नेटवर्थ। तो इन एनी वे वो आपका नेटवर्थ प्लस रिजर्व एंड सरप्लस ही आने वाला है, वो भी आपको कंसोलिडेशन बेसिस पे देखना है। नेटवर्थ के लिए एक और क्राइटेरिया है जो नॉन कैश आइटम है। मोस्टली मैं आपको जो सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन जो मैंने पढ़ा है उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ। ज्यादा डिटेल में उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आप सिंपल वर्ड्स में समझ लीजिए, आप रिवैल्यूएशन सरप्लस इन सारी चीजों को कंसिडर नहीं कर पाएंगे। जो नॉन कैश चीजें हैं उनको आप नेटवर्थ में कंसिडर नहीं कर पाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो जैसे रिवैल्यूएशन सरप्लस जो है वो आपके एसेट वैल्यू बढ़ा के आपने क्रिएट किया है तो उसको आपको एक्सक्लूड करना है व्हाइल कैलकुलेटिंग द नेटवर्थ। इसके लिए मैं सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन 2018 के हिसाब से एक अलग से वीडियो डालूंगा, वहां पर आप रिफर कर लीजिएगा। इसके बाद और मार्केट कैपिटलाइजेशन, आपका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 1500 करोड़ या फिर उससे ज्यादा होना चाहिए। Average daily market capitalization of company to be more than 1500 crore for a 6 months period prior to the date on which application is made। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आप समझ लो आज 14 जून को आपने सोचा कि भाई मुझे यहाँ पर लिस्टिंग करनी है, तो आपको पिछले 6 महीने का डेटा डे वाइज निकालना है। तो आपकी मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होती है, शेयर कैपिटल इनटू आपका जो प्राइस है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एवरेज डेली मार्केट कैपिटलाइजेशन कैलकुलेट करने के लिए आपको 6 महीने का रेट देना है जो आपको अगर आपकी कंपनी ऑलरेडी बीएससी पे लिस्टेड है तो आर्काइव के फोल्डर में मिल जाएगी। तो आपको क्या करना है, नंबर ऑफ शेयर्स को 6 महीने जो रेट चल रही थी पर डे उससे मल्टीप्लाई करना है तो आपको एक फिगर आएगी, उसको आपको डिवाइड करना है नंबर ऑफ ट्रेडिंग डेज। नंबर ऑफ ट्रेडिंग डेज आपके कैसे आएंगे, जितना टाइम मार्केट ओपन था, जितने दिन मार्केट ओपन था उसको आपको डिवाइड कर लेना है बाय नंबर ऑफ
डेज, तो आपको एवरेज डेली मार्केट कैपिटलाइजेशन आ जाएगा 6 मंथ्स का, 6 मंथ्स की पीरियड का। तो आपको लिस्टिंग पीरियड आपने अगर सोचा 14 जून से करना है तो आप 13 जून से लेके पिछला 6 महीना काउंट कीजिए और उस पे ये मार्केट कैपिटलाइजेशन ढूंढ लीजिए। तो आपने अगर देखा होगा तो पहला पॉइंट आपका कंपलसरी है। सेकेंड पॉइंट में आपको नेटवर्थ या फिर टर्नओवर, सॉरी, आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और इबिटा, इन दोनों में से एक क्राइटेरिया फुलफिल करना है। थर्ड पॉइंट में आपको नेटवर्थ और मार्केट कैपिटलाइजेशन, इन दोनों में से एक क्राइटेरिया कंपलसरीली फुलफिल करना पड़ेगा। अगर नहीं होता है तो आप यहाँ पर लिस्टिंग नहीं कर पाएंगे एनएससी पे। इसके बाद हम चौथे पॉइंट पे आते हैं। चौथे पॉइंट में लिस्टिंग का पीरियड, मतलब अभी समझ लिए मैं एक लिस्टेड कंपनी हूँ, मतलब मेरी एक लिस्टेड कंपनी है एवीसी लिमिटेड, तो वो जो है 3 साल मिनिमम एनएससी पे आने के लिए लिस्टेड होनी चाहिए ऑलरेडी कोई दूसरे स्टॉक एक्सचेंज पे। जैसे कोई कंपनी है जो ऑलरेडी बीएससी पे 3 साल से ज्यादा लिस्टेड है तो उसके लिए ये क्राइटेरिया, तो ये क्राइटेरिया भी यहाँ पर कंपलसरी है। इसके बाद एक क्राइटेरिया आता है आपका ट्रेडिंग रिलेटेड पैरामीटर्स। तो ट्रेडिंग रिलेटेड पैरामीटर्स में हम लोग क्या बोलते हैं कि ट्रेडिंग रिलेटेड पैराग्राफ मतलब आपकी जो डेली ट्रेडिंग होती है शेयर्स की आपकी कंपनी में, वो मिनिमम एवरेज डेली टर्नओवर ड्यूरिंग लास्ट 6 मंथ्स शुड बी INR 10 लाख। तो सेम जो ऊपर मैंने आपको फॉर्मूला बताया, लेकिन यहाँ पर टर्नओवर कैलकुलेट करने के लिए आप नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ शेयर ऑन दैट डेट। ये भी आपको बीएससी के वेबसाइट से आर्काइव के फोल्डर में कितनी क्वांटिटी आपकी डील हुई पर डे वो आ जाएगा। इसका भी सेम आपको प्राइस इंटू नंबर ऑफ एवरेज डेली जो आपने शेयर ट्रेड किए उससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर नंबर ऑफ ट्रेडिंग डेज से डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। सेकेंड क्राइटेरिया उसके अंदर है मिनिमम एवरेज डेली नंबर ऑफ ट्रेड ड्यूरिंग लास्ट 6 मंथ इज 50। तो 50 ट्रांजेक्शन दिन में आपकी ट्रेड होनी चाहिए। तो वो कैसे निकालेंगे, तो जब आप बीएससी के आर्काइव के फोल्डर में जाते हैं तो वहां पर आपको नंबर ऑफ ट्रेड्स हर दिन की वहां पर लिखी होती है, उसको आपको डिवाइड करना है नंबर ऑफ ट्रेडिंग डेज से, तो आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। इन सब चीजों के लिए आपको अगर चाहिए तो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको ये वीडियो चाहिए अलग से, इसकी एक्सेल चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। कूलिंग पीरियड ऑफ 2 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ सिक्योरिटी हैज बीन come out of trade to date trade category or any other surveillance action by other exchange where the security has been actively listed। आप समझ लीजिए आप अगर बीएससी पे लिस्टेड है और आपको एशियन कैटेगरी 1, 2, 3 जो भी कैटेगरीज वहां पर है उसके अंदर आपको डाला था, तो कम से कम आपको 2 महीना रुकना है, फिर उसके बाद ही एप्लीकेशन करनी है। अदरवाइज आपकी एप्लीकेशन जो है वो इनिशियल स्टेज पे ही रिजेक्ट हो जाएगी और आप 6 महीने तक वो एप्लीकेशन नहीं कर पाएंगे। तो आपको ये सारी चीजें दिमाग में रखकर फिर ही एप्लीकेशन यहाँ पर करनी है। सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी शुड बी ट्रेडिंग अबव फेस वैल्यू ड्यूरिंग 6 मंथ्स प्रीसीडिंग द डेट ऑफ एप्लीकेशन। तो आप समझ लीजिए मेरा फेस वैल्यू समझ लीजिए आप 2 रुपए, तो मेरा जो शेयर है वो हमेशा 2 रुपए से ज्यादा पे ट्रेड करना चाहिए ड्यूरिंग द लास्ट 6 मंथ्स। ये भी आपको बीएससी से डेटा मिल जाएगा। तो ये जो पॉइंट नंबर 5 है ये डेटा पूरा आपका बीएससी के वेबसाइट से जो आर्काइव के फोल्डर में प्राइस का डेटा आएगा उसी से निकलने वाला है, वो आपको करना पड़ेगा। पब्लिक शेयर होल्डर, तो एक होते हैं प्रमोटर और एक होते हैं पब्लिक शेयर होल्डर। पब्लिक शेयर होल्डर जो हो एटलीस्ट 1000 होनी चाहिए जब आप एप्लीकेशन कर रहे हो। तो ये सिंपल सा पॉइंट है, इसके अंदर ज्यादा डिस्कशन की यहाँ पर मुझे सबसे जरूरत नहीं है। अगर आपको फिर भी पब्लिक शेयर होल्डर चेक करने हैं किसी कंपनी के तो आप बीएससी के पोर्टल में बीएससी के पोर्टल पर जाकर शेयर होल्डर के सेक्शन में आप अगर देखेंगे तो वहां पर आपको नंबर ऑफ पब्लिक शेयर होल्डर्स दिखेंगे। इसके बाद होती है हमारी अदर कंडीशन। यहाँ पर आपका कंपनी हैज नॉट बीन रिफर्ड टू बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, मतलब कंपनी रिकंस्ट्रक्शन में नहीं होनी चाहिए। नो प्रोसीडिंग हैज बीन अंडर आईबीसी, मतलब इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड में आपके अगर कोई भी प्रोसीडिंग नहीं होनी चाहिए तो ये आप यहाँ पर एप्लीकेशन कर पाओगे। कंपनी हैज नॉट रिसीव्ड एनी बाइंडिंग अप पिटीशन एडमिटेड बाय एनसीएलटी, तो एनसीएलटी के द्वारा आपको कोई भी बाइंडिंग अप की नोटिस यहाँ पर नहीं आनी चाहिए। तो अदर कंडीशन का बेसिकली पॉइंट ये है कि आपकी कंपनी कोई भी बैंकरप्सी या किसी भी चीजों में इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज आप एनएससी पे लिस्ट नहीं कर पाओगे। इसके बाद आता है रेड्रेसल मैकेनिज्म ऑफ इन्वेस्टर ग्रीवेंस। तो आप जब आप बीएससी पे रजिस्टर होते हो तो कोई इन्वेस्टर की कंप्लेन आई तो वो आप कैसे डील करते हो, वो सारे क्राइटेरिया आपको एक पीडीएफ में बनाकर यहाँ पर अपलोड करने पड़ेंगे जब आप एक्चुअल में एप्लीकेशन करेंगे। द एप्लीकेंट कंपनी प्रमोटर ग्रुप्स कंपनीज प्रमोटेड बाय प्रमोटर इफ एनी शुड नॉट बी मोर देन, तो पेंडिंग इन्वेस्टर ग्रीवेंस जो है वो आपकी मोर देन 30 डेज से ज्यादा
नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। डिफॉल्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल टू द डिवेंचर बॉन्ड फिक्स्ड डिपॉजिट होल्डर बाय एप्लीकेंट कंपनी promoter promoting company group companies promoted by the promoters promoting companies shall be considered while evaluating a company's application for listing. The auditor certificate shall also be obtained in this regard. In case of default in such payment, the securities of the applicant company may not be listed till such time it has cleared all pending obligation relating to payment of interest or principal. तो यहाँ पर बोल रहा है कि कोई भी कंपनी जो आपकी लिस्टेड है सब्सिडरी कंपनी वहां पर इन्वेस्टर के ग्रेवियंस पेंडिंग नहीं होनी चाहिए 30 दिन से ज्यादा, क्योंकि वो टाइम पीरियड होता है उसको क्लियर करने का। और कोई भी डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल टू डिवेंचर होल्डर बॉन्ड और फिक्स डिपॉजिट होल्डर, उसकी एप्लीकेंट कंपनी के द्वारा, प्रमोटर के द्वारा, प्रमोटिंग कंपनीज के द्वारा, ग्रुप कंपनी के द्वारा, एंड कंपनीज प्रमोटेड बाय प्रमोटर और प्रमोटिंग कंपनीज, तो उसको हम लोग वायलेशन मानेंगे और ये एप्लीकेशन आपकी रिजेक्ट कर दी जाएगी। फिर 9th पॉइंट में बोलता है अगर आपने रिजेक्शन, जैसे कि मैंने पहले भी आपको अगर बताया था कि आपने अगर अप्लाई किया, आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है तो आप 6 महीने तक यहाँ पर एप्लीकेशन वापस नहीं कर पाएंगे। तो मैं चाहूंगा कि आप अपने कंसल्टेंट से या भी जो भी पर्सन है उससे पूरा का पूरा कंसल्टेशन लेने के बाद ही इस प्रोसेस को स्टार्ट कीजिएगा, ताकि आपको 6 महीने का वेट ना करना पड़े। और यहाँ पर नीचे एक नोट लिखा है उन्होंने, काइंडली नोट दैट एप्लीकेशन सबमिटेड टू द एक्सचेंज फॉर लिस्टिंग डज नॉट कंस्ट्रू NSE's listing approval. The company shall use NSE's reference regarding listing only after exchange grants listing approval to the company. The exchange reserves the right to reject application on any of the following grounds. तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है कौन से ग्राउंड पे? पहले तो आपकी एलिजिबिलिटी क्लियर नहीं है, एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं है, एडिशनल इंफॉर्मेशन NSE ने मांगी थी और आपने नहीं दी, आपने दी लेकिन वो गलत है या फिर मिसलीडिंग है, और NSE जो भी रीजन देना चाहे वो अपने हिसाब से यहाँ पर रीजन दे सकती है, उनको पूरी की पूरी छूट है यहाँ पर। तो आप अगर एप्लीकेशन करने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो मेरे हिसाब से आपके लिए बहुत यूजफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ नहीं तो आपके दोस्तों के लिए अगर नॉलेज गेन करना है तो आप शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।